हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें बताऊंगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में कि अगर आप प्लान कर रहे हो, अगर आप दिल्ली या गुड़गांव रहते हो और जयपुर जाना चाहते हो, तो टाइम रिड्यूस करना चाहते हो, तो आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आप किस तरह से ले सकते हो, कहाँ से इसका कट मिलेगा, कितना ट्रैवल टाइम है, क्या क्या रेस्टोरेंट सर्विस एरिया वहाँ पे अवेलेबल है, अगर आप वहाँ से वापस आते हो जयपुर से दिल्ली तो आप कौन सा कट कहाँ पे लेना है, कैसे आना, तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अभी रिसेंटली जयपुर गया था, तो मैं पहली बार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से गया था और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मेरे पुराने वीडियोस हम देख सकते हैं। हालांकि कुछ चीज़ें मैंने मिस की और कुछ चीज़ें अभी वहाँ पर बन भी रही हैं, तो बहुत सी चीज़ें मैंने मिस की। जैसे जिसमें से एक था, जैसे किसी ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि वहाँ पे सीएनजी फ्यूल पंप स्टेशन है क्या, तो मैंने उस चीज़ पे गौर ही नहीं किया था। मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि एक तो नॉर्मल हम देखते हैं ना, पेट्रोल पंप तो है, हाँ पेट्रोल पंप है, लेकिन सीएनजी पंप ऐसा मैंने पर्टिकुलर देखा नहीं कि वहाँ पे सीएनजी पंप बना हुआ था या कि नहीं। तो कोई नहीं, मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का कट मिलता कहाँ से है। तो देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप दिल्ली में या गुड़गांव में कौन सी लोकेशन से जा रहे हैं। सब मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं अपने दिल्ली के हिसाब से बताऊंगा, बाकी गुड़गांव वालों के लिए तो बहुत ही पास है। सोना रोड से मिल जाता है, राजी चौक के पास से, तो गुड़गांव वालों को तो पूरा ही नॉलेज होगा। लेकिन अगर कोई दिल्ली से ट्रैवल कर रहा है या ईस्ट दिल्ली से या चंडीगढ़ से आ रहे हैं तो वहाँ ट्रैवल कर रहा है, तो वो सब मैं चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। तो मैं यहाँ साउथ दिल्ली में रहता हूँ, तो मुझे यहाँ से NH8 लेना होता है, यानी जो दिल्ली जयपुर का एक्सप्रेस वे नहीं, जो मेन हाईवे है NH8, नेशनल हाईवे 8, जो अभी जो बहुत लोग यूज़ करते हैं, उस पर अगर आप जाते हैं तो अगर आप दिल्ली से कहीं से भी आते हो तो आपको NH8 लेना होगा। और NH8 से सब जब आप गुड़गांव की तरफ जाएंगे तो इफ्को चौक क्रॉस करेंगे। इफ्को चौक क्रॉस करते ही आपको लेफ्ट लेना है, सर्विस लाइन में आ जाना, फ्लाईओवर नहीं लेना है। जब आप जाएंगे तो सीधा आपको कट लेफ्ट में दिखेगा, क्योंकि आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है कि दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे। यही दिल्ली से जयपुर होते हुए, यानी जयपुर के आउटर साइड से होते हुए आगे लालसोट होते हुए आगे वडोदरा के लिए निकल जाएगा। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मुंबई तक के लिए एक्सटेंड हो जाएगा, तो हम लोग इसी से दिल्ली मुंबई जाया करेंगे। तो अब जब आप ये कट मिलेगा तो यहाँ से पहले तो आपको सोना का फ्लाईओवर लेना होगा, जो राजीव चौक से लेफ्ट सोना रोड चली जाती है, तो वो फ्लाईओवर है। तो आप फ्लाईओवर ले लेंगे तो बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है, उसमें कोई ट्रैफिक नहीं लगता। मैंने तो वैसे तो मैं मॉर्निंग में ही निकला था लगभग 6:30 बजे, क्योंकि उस दिन तो मैं लेट हो गया था, तो फिर भी ट्रैफिक नहीं था, ना के बराबर ट्रैफिक था। मुझे मुश्किल से 15 मिनट लगे होंगे वहाँ से उस तक कट तक पहुँचते हुए। यहाँ से आपको लेफ्ट टर्न लेना है, सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे बैरिकेडिंग लगी हुई है ताकि कोई मोटरसाइकिल वगैरह, सिर्फ जो अलाउड है वही जाए, जो अलाउड नहीं है वो ना जा सके, इसलिए यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी गई है और वहाँ पे लोग भी बैठे हुए हैं। अगर आपको कोई चीज़ दिक्कत है तो आप वहाँ भी रुक के पूछ सकते हैं। तो यहाँ से जैसे आप एंटर लेंगे तो यहाँ से सर्किल होते हुए आप उस पर एंटर कर जाएंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे। यहाँ से एंटर हो जाएंगे और उसके बाद आप कंटिन्यू अपनी जर्नी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से बनाया गया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही बम्पलेस राइड है, आपको बम्पी नहीं लगेगी, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सी गाड़ी यूज़ कर रहे हो, उसका सस्पेंशन कैसा है, कितनी स्पीड आप मेंटेन कर रहे हो इस चीज़ पे। कहीं कहीं बीच में जैसे बम्पी राइड लगती है कि जैसे अगर आप 120 पे चल रहे हो, हालांकि 120 किलोमीटर की लिमिट है, लेकिन इससे ऊपर मत ड्राइव करिएगा क्योंकि ये सेफ्टी पर्पज से है। आप भी रिस्क में ना लें और ना सामने वाले को रिस्क में डालें। 120 की लिमिट है तो 110, 119, 115 ऐसे चलिए, 120 को क्रॉस मत करिए। और हाँ, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप बिल्कुल भी लेन चेंज ना करें। जिस लेन में परमिटेड स्पीड है उसी लेन में रहें। ऐसा ना हो कि आप कभी इस लेन में आ गए, कभी इस लेन में आ गए, कभी इस लेन में आ गए, कभी इस लेन में आ गए। इससे क्या होता है, एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे कि स्पीड लिमिट 120 है तो बहुत सारे महापुरुष हैं जो 120 से ऊपर भी चलाएंगे, 150 चलाएंगे, 160 भी चला देंगे। सुपर कार है तो 200 ऊपर क्रॉस कर जाएंगे। ये तो आपको आने वाले जो आगे न्यूज़ आएंगे उन्हें पता ही चलेगा कब क्या हो। जैसे यमुना एक्सप्रेसवे का आपने हाल सुना ही होगा, जब शुरू में बना था तो कितने एक्सीडेंट्स अभी तक न्यूज़ आती रहती है। तो इसलिए मैं आपसे एडवाइस करूंगा कि एंजॉय करो, लेकिन ना अपना आपको रिस्क में डालो, ना किसी और बंदे को रिस्क में डालो। तो इस पे परमिटेबल स्पीड 120 है, फिर इसके ये इस वाली लेन में आएंगे तो 100 है, फिर 80 है। जो सबसे राइट वाली लेन है वो ओवरटेकिंग लेन है। अगर आपको किसी को ओवरटेक करना है तो आप मेक श्योर कि आप उसी लेन से ओवरटेक करें। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि कई लोग तो उसमें भी चल रहे होते हैं। हाँ, मैंने देखा इवन कई ट्रक वाले उसी लेन में चल रहे होते हैं। अब इन ट्रक वालों का तो कुछ
कहा ही नहीं जा सकता जब तक अनटिल इनको अच्छा खासा भयानक फाइन ना लगाया जाए, तब तक ये लोग समझ में नहीं आएगा इन लोगों को। यही नहीं, ये हर किसी एक्सप्रेसवे पे यही करते हैं। राइट लेन जो ओवरटेकिंग लेन होती है उसमें ये लोग चलाते रहते हैं और मजबूरन फिर लेफ्ट टर्न से ही मतलब ओवरटेकिंग करनी पड़ती है। फिलहाल मैं आपको एडवाइस करूंगा अनटिल अनलेस उस लेन में अगर ट्रक चल रहा है तो आप 120 वाली लेन या 100 वाली लेन से ओवरटेक कर लें, वो भी देख के, क्योंकि पीछे गाड़ियां बहुत रफ्तार से आ रही होती हैं। आपने सडनली ओवरटेक करने के लिए लेफ्ट काट लिया, पीछे तो कोई 120 140 चला रहा, तो उसको टाइम नहीं मिलेगा और आपको भी टाइम नहीं मिलेगा, दोनों को दिक्कत हो सकती है। तो हमेशा राइट लेन जो टाइप ये आप देख रहे हो ना, सबसे राइट वाली लेन जो है, इसमें आप ओवरटेकिंग करेंगे, ओवरटेक करते ही आप अगर 120 मेंटेन कर रहे हैं तो 120 वाली लेन में आ जाएंगे, यानी सेकंड लेन में। उसके बाद अगर 100 मेंटेन कर रहे हैं तो 100 वाली लेन में आ जाएंगे। इससे ये रहेगा ना कि पीछे वाले को भी दिक्कत नहीं होगी और आपको भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप चलते रहोगे। अब बात करते हैं रेस्टोरेंट सर्विस एरिया की। तो रेस्टोरेंट सर्विस एरिया भी बहुत ही कम है ऑपरेशनल है, लेकिन क्या है, जब मैं गया था तो मुझे तो पता नहीं था कि कौन कौन से पॉइंट, हर मतलब 20-30 किलोमीटर पे साइन बोर्ड आ रहा था कि रेस्टोरेंट सर्विस एरिया 5 किलोमीटर अहेड। अब एक पे तो जब हम शुरू में गया तो हमें वॉशरूम लगी हुई थी, हम लोग ब्रेकफास्ट भी नहीं किए थे, तो हमें लग रहा था क्यूरियोसिटी हो रही थी कि जल्दी एक वो मतलब रेस्टोरेंट सर्विस एरिया मिले, हम वहाँ जाएं, बाथरूम करें और फटाफट से खाएं और आगे निकलें। उसकी वजह से क्या होता है ना कि स्पीड बहुत कम हो जाती है। अब देखा अच्छा यहाँ ये वाला, अच्छा यहाँ ये वाला, क्या स्पीड में होगा तो आप लेफ्ट टर्न नहीं ले पाओगे, सडनली तो ले नहीं सकते, इसलिए आपको स्लो करना पड़ेगा, आपका टाइम लगेगा, वहाँ पे वेस्ट होगा। टोल पास करेंगे तो जब टोल आ जाता है ना, टोल एक टोल आएगा, ये आप देखोगे टोल आ गया। टोल चार्जेस मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। इस टोल से, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के टोल से दौसा पे जब आप एग्जिट करोगे, जयपुर जाने के लिए दौसा पे एग्जिट करना होता है, 415 रुपये का टोल है, आने का भी और जाने का भी। और यहाँ से बात करें कि अगर आप सोना से चढ़ते हो और वहाँ पर एग्जिट करते हो तो 125 रुपये का टोल है। उसके बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वाला ये 415 टोल आ जाएगा। एक लास्ट टोल पड़ेगा अगर आप जयपुर जा रहे हो, 200 से जयपुर हाईवे लेते हो जयपुर की तरफ, तो जयपुर की एंट्री पर एक आपको टोल कटेगा, वो 80 रुपये का कटेगा। तो टोटल टोल जो है 620 रुपये का कटा था मेरा, और आपका भी वही कटेगा अगर आप कार से जा रहे हो। ठीक है, तो टोल लगभग एंट्री करने के 40 से 50 किलोमीटर लगभग आ जाता है, मैं श्योर नहीं हूँ, आ जाता है। उसके बाद 5 किलोमीटर वाले एक रेस्टोरेंट सर्विस का साइन बोर्ड आता है, वो ऑपरेशनल नहीं था, हम लोग नीचे सर्विस लेन में ले लिए, वो ऑपरेशनल नहीं था। हालांकि मेरे ख्याल से वहाँ पे आप बाथरूम वगैरह करने जा सकते हो। उसके बाद रेस्टोरेंट सर्विस एरिया कई बने हुए हैं, मेरे ख्याल से अगर दिल्ली से जयपुर के बीच में बात करें तो कम से कम 5-6 रेस्टोरेंट सर्विस एरिया हैं, जिनमें से एक जहाँ पे मैं रुका था, आप ये देख रहे हो यहाँ पे एक 2 फूड ट्रक हैं। पहले तो हम लोग वॉशरूम गए थे, वहाँ पे वॉशरूम था। उसके बाद हम लोग ये फूड ट्रक पे आए, यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था पोहा एंड उपमा, बहुत ही बढ़िया था, वही पैकेट होता है लेकिन बढ़िया था। और बगल में एक डोमिनोज का ट्रक खड़ा हुआ था, तो पता नहीं क्यों ऑपरेशनल है नहीं है, सिर्फ एक ही फूड ट्रक ऑपरेशनल था जिस पर हमने खाया था। पैसे थोड़े से ज़्यादा हैं क्योंकि ऑब्वियस है कि पूरे एक्सप्रेस वे पर अभी 1-2 चीज़ें ऑपरेशनल है, तो उसमें तो कॉस्टली देंगे ही देंगे। उसके बाद अगर आप चलेंगे तो हमने देखा था कि एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट सर्विस एरिया निकला जहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट बने हुए थे, वहाँ पे हम रुके नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी 190 या 115 की स्पीड मेंटेन कर रहे थे। वो सडनली आया और उतनी देर में हम ब्रेक लगाते लेफ्ट लेते तो वो कट जा चुका था। तो वहाँ पर भी आप रुक सकते हो। अगर मैं अंदाजन बताऊँ तो लगभग 60 या 70 किलोमीटर चलाने के बाद वो सारा रेस्टोरेंट सर्विस लेफ्ट साइड में मिल जाएगा, वो बढ़िया बना हुआ, तो मैं रिकमेंड करूँगा वहाँ पे रुकना। और जहाँ पर हम रुके थे वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चाय समोसा पोहा या ऐसे पैकेट फूड अगर यूज़ करना चाहते हो तो वो अच्छा रहता बनाता है। हमने उपमा और पोहा खाया था, बहुत ही बढ़िया था। उसके बाद अब जब बात करते हैं, वहाँ से आगे आप निकलोगे, पेट्रोल पंप हर जगह अवेलेबल है। 1-2 पेट्रोल पंप जहाँ पे हम रुके थे खाने के लिए और जहाँ वॉशरूम गए थे वहाँ पे पेट्रोल पंप ऑपरेशनल था, तो वहाँ पे आप पेट्रोल ले सकते हो। और उसके बाद आगे एक पेट्रोल पंप और भी है, मैंने देखा था, अब वो ऑपरेशनल था वो नहीं मुझे नहीं है, लेकिन पेट्रोल पंप पहले ऑपरेशनल हो जाता है क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से जो बंदा गुजरेगा उसको पेट्रोल तो चाहिए, खाना मिले ना मिले, रेस्टोरेंट सर्विस एरिया यूज़ करे ना करे, पेट्रोल तो भैया सब कुछ चाहिए होता है। तो शायद उसी में ही जहाँ तक मुझे लगता है कि फ्यूल उसमें सीएनजी का फ्यूल भी अवेलेबल होगा, क्योंकि हर आजकल सीएनजी गाड़ियाँ बहुत चलती हैं, इसलिए वो भी अवेलेबल ही होगा। नहीं तो अगर आप में से कोई अभी सर्टेनली जा चुका है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बताइएगा कि सीएनजी फ्यूल पंप भी आपने देखा है वहाँ पर, तो कमेंट बताइएगा ताकि आप और लोगों की भी सहायता कर सकें। उसके बाद बात करते हैं, जब हम दौसा पहुँच जाते हैं तो टोल आता है। ये जो टोल आया है, ये टोल पड़ता है 100, सॉरी यही टोल मेन है, एग्जिट होता है यहाँ पे दौसा के पास। अगर आप आगरा जा रहे हो तो आपको पहले कट लेना होगा, जो मैं ये बता रहा हूँ ये लेफ्ट कट पहले ही हो जाता है आगरा के लिए, तो आप आगरा निकल जाओगे तो आपको उधर टोल पे करना होगा, वो लगभग थोड़ा ही कम पड़ेगा, उसका मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि मैं उधर गया नहीं तो मुझे पता नहीं है। उसके बाद ये जो कट आएगा, अब ये सर्किल होकर के राइट को जयपुर हो जाता है, तो आप मेक श्योर आप कंफ्यूज ना हो। पहला कट जो आएगा उसमें लिखा हुआ डायरेक्शन कि ये
लेफ्ट आगरा, यानी आपको सीधा बिल्कुल आगरा की तरफ घूम जाना है। उसके बाद वो छोड़ करके अगर आप जयपुर जा रहे हो तो आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, उसके बाद वो आपको आएगा जयपुर के लिए, फिर वो सर्किल होकर के आपको टोल पे ले आएगा। टोल, वहाँ टोल कटेगा 415 रुपये का टोल कटेगा। उसके बाद आप सीधा दौसा से जयपुर की तरफ जाएंगे। जयपुर की तरफ जाएंगे तो फिर वही एक टोल पड़ता है, जो लास्ट वाला टोल जो दौसा से जयपुर की तरफ जो जाएगा वो 80 रुपये का पड़ता है। उसके बाद आप जयपुर पहुंच जाओगे। तो मुझे शुरुआत में जब मैं गया था तो मुझे बहुत टाइम लगा था, क्योंकि हम श्योर नहीं थे, हम लेट भी निकले थे। लगभग हम 6:30 बजे के आसपास निकले थे अपने घर से, दिल्ली में, साउथ दिल्ली से। और फिर हमने एक्सप्रेस वे पे ढूंढने में टाइम लगा, क्योंकि हम पहले कंफ्यूज थे इफ्को चौक के बाद से कि कहीं ऐसा ना हो फ्लाईओवर ले लें और नीचे का कट लेफ्ट से हो। उसके बाद हमने जब वहाँ से एक्सप्रेस ले लिया, उस दिन बारिश भी बहुत हो रही थी, कहीं कहीं बीच बीच में पहले बहुत गंदी बारिश भी हुई, इसलिए हम थोड़ा स्लो ही चल रहे थे। मैंने 115 116 ऐसी स्पीड मेंटेन करी थी, और बीच बीच में रेस्टोरेंट सर्विस भी देखना था कि कहीं निकल ना जाए, उसकी वजह से हमारा टाइम बहुत लगा। तो ये तो हो गया दिल्ली से जयपुर तक का जाने का टाइम, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप अगर उसी से वापस आना चाहते हो तो क्या आपको सेम एक्सप्रेस वे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो रात में ट्रैवल करना कैसा है, क्या एक्सपीरियंस है, कितना वहाँ पे सर्विसेज क्या है आने के टाइम पे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा आपने मेरा वीडियो देखा होगा कि हम जब जयपुर से दिल्ली के लिए निकले थे तो दिन में मैं श्योर नहीं था कि रात में ट्रैवल करना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं सोने के साथ गया था। और मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल इसलिए लग रहा था कि जब हम गए थे तो उस पर ट्रैफिक बहुत कम है। टोल ही इतना महंगा है कि बहुत से लोग इतनी जल्दी जाना सोच नहीं रहे, अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन ठीक बहुत कम ट्रैफिक था, लेकिन था ठीक ठाक था दिन के हिसाब से। उसी हिसाब से मैंने सोचा कि यार ये बिल्कुल, ये तो खेतों के बीच से निकाला हुआ है, कोई दिक्कत हो जाए, कोई चढ़ के आ जाए, बहुत सी दिमाग में होती है जो आपके साथ फैमिली होती है। अकेले का तो कुछ नहीं, कहीं भी पैदल भी चले जाओ। तो ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था, हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन मन में चीज़ें आ जाती हैं। देखो यार आजकल बहुत ज़माना बहुत ख़राब रहता है ना, तो ये चीज़ें दिमाग में ट्रिगर करती हैं। तो मैंने सोने से ये बोला कि अगर हम जल्दी निकल लें तो मैं एक्सप्रेस वे ले लूँगा, नहीं तो फिर हम NH80 लेंगे, जयपुर दिल्ली वाला जो हाईवे है वही लेंगे, चाहे कितना भी टाइम लगे। बार बार दिमाग में ये बात चल रही थी, जाए ना जाए ना जाए, लेकिन फाइनली हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि चलते हैं, देखते हैं। ऐसा नहीं है, इतना बढ़िया बना है, सब देखा ही है, और भी गाड़ियाँ चली देंगे, ऐसा तो नहीं कि रात में बंद रहता होगा। मैंने कहा चलो रिस्क लेते ही, देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है। तो हम लोग लगभग लेट हो गए थे, लगभग पौने 8 या 8:15 के आसपास हम कृष्णानगर से निकले थे, जो उधर कैंट एरिया के पास पड़ता है। वहाँ से लेकर के हमें आप जगह बीच में ये फ्लाईओवर आया, जो बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, काफ़ी अच्छा बना हुआ था फ्लाईओवर, मुझे तो पता ही नहीं था क्योंकि मैं इससे कभी नहीं आया जयपुर में। तो यहाँ से गए, फिर वही हम दौसा वाली रोड पे आ जाते हैं, दौसा हाईवे वाला जो जयपुर आगरा हाईवे है, उस पर आ जाते हैं। लगभग 9:30 बज गए थे हमें, हम एक जगह रुके खाने के लिए, वहाँ पे हमने खाया। उसके बाद आप देखोगे तो ये टोल आ जाता है 9:55 पे, हम टोल पर आ गए थे। रात के 9:55 पे हम टोल पर आ गए थे, टोल पे एंट्री करी। उसके बाद हम लोग टोल चढ़ गए। तो टोल चढ़ने के बाद देखा हमने कि कई गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और कई गाड़ियाँ चल भी रही, इवन ट्रक भी बहुत चल रहे थे। तो हमें वहाँ पर रिलीफ मिला कि चलो ये ऑपरेशनल अच्छे तरीके से, रात में कोई दिक्कत नहीं, ट्रैफिक है, ट्रैफिक मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ट्रैफिक मूवमेंट है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बिना किसी हेजिटेशन के, अगर आप फैमिली के साथ भी हैं तो आप आ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। क्योंकि मेरे दिल में चीज़ होगी तो इससे मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि रात में भी आराम से इस पर ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं रेस्टोरेंट एमिनिटीज़ की, कि रेस्टोरेंट सर्विस की एरिया, मतलब रेस्टोरेंट सर्विस एरिया इस पर कैसी है। तो इस पर कंपेरेटिवली उधर के हिसाब से इस पर रेस्टोरेंट सर्विस बहुत अच्छी बनी हुई है। दो तो मैंने बहुत ही बढ़िया देखे थे, आप देखोगे बीच में मैंने एक आपको दिखाया है, इसमें पूरी लाइटिंग वगैरह हो रखी है, पूरी चकाचौंध हो रखी है, तो वो दो आप यूज़ कर सकते हो। बीच बीच में ध्यान देने वाली बात यह है कि आप लेफ्ट लेन में, बिल्कुल जो 80 वाली लेन में है उसमें बिल्कुल साइड से ना चलें। क्या है ना, बीच में कई कई जगह अंधेरा है, और ट्रक वाले बीच में नहीं, बिल्कुल साइड में लगा करके अपना कुछ काम धाम करने लग जाते हैं कि कहीं कुछ नहाना धोना, कपड़े चेंज करना या कुछ भी खाना पीना बनाना, वो वहीं रोक करके अंधेरे में लगाना। किसी ने इंडिकेटर या पार्किंग लाइट ऑन कर रखी है, किसी ने नहीं कर रखी है। एक ट्रक मैंने देखा था कि भाई इन्होंने ऐसी मरियल सी, मतलब बिल्कुल ही फेडेड कलर की डिपर लाइट नहीं, सॉरी, ये इंडिकेटर लाइट ऑन कर रखी थी अपनी पीछे की, जो बिल्कुल नोटिसेबल थी नहीं, बिल्कुल जब आप बिल्कुल पास में आ जाओगे तब नोटिसेबल थी। अगर मान लीजिए कोई इधर किनारे से चल रहा है और सडनली वो रोकने के लिए एकदम से लेफ्ट साइड में कहता है मैं स्पीड से रोक लूंगा, तो यह गया खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 80 वाली लेन में अगर आप चल रहे हैं तो ध्यान से चलें, कोई ट्रक तो नहीं खड़ा हुआ है, क्योंकि यार इन ट्रक वालों का तो कुछ नहीं है, रात में लगा ली और खड़े हो गए, रोक के कुछ देखने लगे, पीछे वाले को पता ही नहीं चला रहे। इसलिए आप 100 और 120 वाली लेन में चलें, स्पीड मेंटेन करें, लेन चेंज नहीं करें, आराम से चलते रहें। अच्छी लाइटनिंग है, सारा कुछ
बढ़िया तरीके से बना हुआ है। देखेंगे आप तो पूरा रेडियम से पूरा मार्किंग की गई है कि आपको लेन वगैरह दिखती रहे, साइड की रेलिंग वगैरह दिखती रहे। ऐसा ना हो कि आपको अंधेरे में चलना, आपको पता ही नहीं चले कि कहाँ रोड जा रही, कहाँ रेलिंग है, कौन सी लेन है। सब कुछ बढ़िया तरीके से मेंटेन करके बनाया हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त। रात में ऐसा लगेगा ही नहीं कि लाइटनिंग की कमी है। आपकी गाड़ी की हेडलाइट अच्छी है ना, तो दूर तक आपको बढ़िया सब दिखेगा, लेन दिखेगी, साइड की रेलिंग्स दिखेंगी, रेडियम चमकता हुआ दिखेगा कि ये रोड सीधे चल रही है, रोड कर्व हो रही है। ठीक है, बस मेरा सजेशन ये है कि इधर राइट की 3 लेन्स में ही रखें, ओवरटेक वाली लाइन को छोड़ दें, क्योंकि वो ओवरटेकिंग के लिए 120 और 100 में मेंटेन करें। ठीक है, और लेन चेंज नहीं करें। उसके बाद रेस्टोरेंट सर्विस की मैंने आपको बता दिया। रेस्टोरेंट सर्विस एरिया आपको इस जयपुर से दिल्ली जाते समय बहुत बढ़िया मिलेंगी। हम वहाँ रुके नहीं, क्योंकि मुझे ये देखना था कि मैं एक प्रॉपर स्पीड मेंटेन करूँगा, इतने किलोमीटर से इतने किलोमीटर एग्जिट तक कितना टाइम लगा मुझे ये चीज़ चेक करनी थी, इसलिए मैं बीच में कहीं रुका ही नहीं। सोनिया चाहती थी मैं कहीं रुकूं, लेकिन फिर उसने लगा, उसको भी देखा कि हाँ मुझे ये चीज़ टाइम ट्रैवल चेक करना है। क्योंकि मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि दिल्ली जयपुर 2 घंटे में नहीं है, ये एक मिथ है। और लोग एक वो कहते हैं ना भेड़ चाल, लेकिन अगर अरे दिल्ली जयपुर 2 घंटे में, वही सब लोग वही रट्टा लगाए हुए हैं, वही चीज़ इंटीमेट कर रहे हैं कि दिल्ली जयपुर 2 घंटे है, दिल्ली जयपुर 2 घंटे। भैया दिल्ली जयपुर 2 घंटे हो ही नहीं सकता। पहली चीज़ तो मुझे ये बता दो, अगर आप दिल्ली में जहांगीरपुरी रहते हो, बिल्कुल ईस्ट दिल्ली में, वहाँ से आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एंट्री तक आने में ही 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। अगर आप दिन में भी आते हो, सुबह पीक टाइम में आते हो, तो फिर तो आपको पता ही है। तो दिल्ली जयपुर 2 घंटे कैसे हुआ? मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप सोना में एंट्री करते हो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे, वहाँ से लेकर के जब आप दौसा पे एग्जिट करते हो, वहाँ तक का ट्रेवल टाइम मैंने जाते समय तो ज़्यादा लिया था, लेकिन लौटते समय, चलो मैं लौटते समय का बताता हूँ। जयपुर से दौसा पे जब मैंने एंट्री करी, 9:55 हो रहे थे टाइम, और किलोमीटर लगभग मैं आपको ये उसमें दिखा दूंगा, 15,379 या 80 किलोमीटर लगभग उसमें मेरा मीटर था। वहाँ पे चढ़े और सोना पे हमने जब पूरा एक्सप्रेस वे एग्जिट किया तो 11:35 का टाइम हो रहा था। लगभग 15,468 या 58 किलोमीटर हमने गाड़ी चला ली थी। तो मैंने ट्रैवल टाइम और डिस्टेंस कवर की वो 185 किलोमीटर थी, जिसको मैंने 1.5 घंटे में कवर किया था, वो भी 119 की कॉन्टिन्यूस स्पीड में। 5-10 मिनट आप टॉल के निकाल दो, वहाँ पे रुका, थोड़ा सा आगे पीछे किया, गाड़ी टॉल करने में टाइम लगा, 5-10 मिनट निकाल दो, 1.5 घंटे में एग्जैक्ट मैंने दौसा से एंट्री करी और सोना में एग्जिट किया। 1.5 घंटे में 119 या अप्रोक्स 120 किलोमीटर। 120 इसलिए नहीं चला रहा था मैं, जैसे 120 पे क्रूज कंट्रोल लगाओ, वो स्पीड का अलर्ट आने लगता है, टेन टेन टेन, वो बहुत इरिटेट करता है, और उसको जाकर डिसेबल करो तो वो ठीक नहीं लगा मुझे। तो मैंने 119 रखा, ताकि वो अलार्म भी ना बजे गाड़ी का स्पीड का, और मैं आराम से स्पीड क्रूज कंट्रोल यूज़ कर सकूँ। तो मैंने 185 किलोमीटर की डिस्टेंस 1.5 घंटे में कवर की। स्पीड मैंने 119 कॉन्टिन्यूस क्रूज कंट्रोल पर रखा। बीच में कहीं एक बार ओवरटेकिंग में हल्की गाड़ी स्लो हुई और 5-10 मैंने उस पर टोल पे दिए होंगे, लेकिन 1.5 घंटा मान के चलिए, तो 1.5 घंटे सिर्फ इस पे लगा। उसके बाद में आधे घंटे में सोना रोड से जैसे एग्जिट किया, वहाँ पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, आधे घंटे मुझे घर आने तक लग गए, क्योंकि इधर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। तो ये 2 घंटे हुए। इसके बाद मुझे लगभग 1 घंटा, जहाँ से मैं जयपुर में चला था वहाँ से बार बार सोना कह रहा हूँ मैं, दौसा पे एंट्री जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस आने में 1 घंटा, 1.25 घंटा लग गया था, क्योंकि ट्रैफिक टाइम होता है। ये जा करके लगभग 3 घंटे, 3.5 घंटे का ट्रैवल टाइम हुआ। तो ट्रैवल टाइम रिड्यूस कहाँ हो रहा है आपका? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर, कहीं और रिड्यूस नहीं हो रहा। आपके घर से एंट्री तक ट्रैफिक कम नहीं हो जाएगा। मॉर्निंग में निकलो तो ठीक है, लेकिन अगर आप कहीं और जगह से आ रहे हो, डिपेंड करता है ना आप दिल्ली में किस लोकेशन से आ रहे हो, जयपुर में आप किस लोकेशन से आ रहे हो या कहाँ जा रहे हो, वो चीज़ डिपेंड करती है। तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, आप लोग ये ना समझें कि दिल्ली जयपुर 2 घंटे में है। सिर्फ ट्रैवल टाइम एक्सप्रेस वे की वजह से कम हुआ है। एनएच 8 पे जो टाइम ज़्यादा लगता है, वही टाइम जो एक्सप्रेस वे पे चलने पे है कंपेरेटिवली वो कम हो जाता है। तो मैंने 1.5 घंटे वहाँ पे कवर किया। तो 1.5 घंटे में मैंने लगभग 185 किलोमीटर चला लिया। अब आप 150 किलोमीटर की स्पीड से चलाओगे तो शायद आप हो सकता है 1-1.25 घंटे में मतलब कवर कर दो, लेकिन उससे क्या फ़ायदा? इससे एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जो बिल्कुल भी रिकमेंडेबल नहीं है। इससे मैं कहूँगा 120 से नीचे ही रहें, आराम से चलाएं, राइड का मजा लें, हॉर्स पावर में ना चलाएं कि कोई अनहोनी हो जाए, उसके बाद आपके पास जवाब ही ना रहे। तो बहुत चीज़ें हैं ना, सामने वाले को भी तकलीफ हो जाए, बहुत चीज़ें हैं। तो ये था पूरा कंप्लीट डिटेल। अगर इस वीडियो में अगर कुछ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं वो आपको कमेंट में क्लियर कर सकूं। आप भी अगर दिल्ली जयपुर
एक्सप्रेस से ट्रैवल कर चुके हो तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। अगर मैंने कोई चीज़ गलत बताई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये चीज़ मैंने गलत बताई है, ताकि मैं उस चीज़ को मतलब रेक्टिफाई कर सकूं कि हाँ ये मेरी गलती है या मुझे उस चीज़ का पता नहीं था। तो आप वेलकम है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, आप आराम से मॉर्निंग में निकलिए लगभग 5-6 बजे। सोना रोड पे जैसे ही आप आएंगे, फ्लाईओवर लेंगे तो ट्रैफिक मुझे ना के बराबर मिला था। आराम से आकर वहाँ एग्जिट करें, फिर आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे एंट्री करेंगे, आराम से चलेंगे। रेस्टोरेंट सर्विस एरिया है, फिर पेट्रोल पंप भी है और आई गेस फ्यूल पंप, उसका सीएनजी का फ्यूल पंप भी अवेलेबल होगा, आई एम नॉट श्योर। पर जो जा चुके हैं, अगर जिनको श्योर है कि उन्होंने देखा है तो प्लीज़ कमेंट बताएं, ताकि बाकी लोगों को भी हेल्पफुल हो सके और मैं भी किसी को बता सकूँ कि हाँ अगर मेरे नोन में कोई सीएनजी पंप गाड़ी सीएनजी गाड़ी लेकर के जा रहा है तो वो कंफर्टेबली जा सके। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैंने आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर करी होंगी, ये डाउट क्लियर किया होगा कि दिल्ली जयपुर या जयपुर दिल्ली 2 घंटे में नहीं है। ये वो उस तरह से बात हो गई कि आपने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस को लगभग 1 घंटे में कवर कर लिया, बाकी आपने 1 घंटे में कवर किया। ये बहुत ही रैश ड्राइविंग में आएगा और इससे आपको बहुत ही रिस्क लेने वाली बात हो जाएगी। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस तरह का रिस्क लें, ओवर स्पीडिंग करें, लेन चेंजिंग, फ्रीक्वेंट लेन चेंजिंग करें, इस तरह से अपने आप को मुसीबत में डालें। आराम से जाएं, ट्रैवल टाइम काफ़ी रिड्यूस हो गया है। अगर आप 1 घंटे में दिल्ली जयपुर या जयपुर दिल्ली एक्सप्रेस कवर कर भी लेंगे, फिर भी अब ऐसा तो है नहीं कि आप दौसा से ही जयपुर आना है, दिल्ली आना है और सोना में उतर जाना है, फिर तो आपके बल्ले 2 घंटे क्या 1.5 घंटे ही मान के चल रहे हैं। 150 की स्पीड मेंटेन करोगे, 1 घंटे में आपने एक्सप्रेस से कवर कर लिया। 15-20 मिनट आपने दौसा से एंट्री करी, 15-20 मिनट आपने सोना में एग्जिट कर लिया। तो इस तरह से है। लेकिन बहुत से लोग सोना से ही दौसा नहीं जा रहे, बहुत लोग दिल्ली के कई ईस्ट दिल्ली से भी जा रहे होंगे। कोई अगर इधर चंडीगढ़ से आ रहा है तो वो सीधा करनाल होते हुए ये सोनीपत मूरथल होते हुए अलीपुर में एंट्री करेगा दिल्ली में, वहाँ से फिर वो पूरा घूमते हुए पूरा दिल्ली क्रॉस करते हुए, या तो वो ईस्टर्न पेरिफेरल या केएमपी लेगा तो वो भी वो ट्रैवल टाइम बाहर से होते हुए बहुत टाइम लगेगा, फिर वहाँ उसको वहाँ एग्जिट करने का वो भी बीच में कनेक्ट करता है। अगर आप चंडीगढ़ की तरफ से आ रहे हो, तो अगर आप नोएडा की तरफ से आ रहे हो, उधर हरियाणा में रोहतक साइड से इधर से आ रहे हो, तो आपको केएमपी मिल जाएगा, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस मिल जाएगा, जो वहाँ पे आपको एंट्री दे देगा। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे मैंने देखा था, आते समय लगभग शायद 15-20 किलोमीटर के रेडियस में ही आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप एंट्री कर सकते हो। तो वो डिपेंड करता है कि कौन कहाँ से आ रहा है। आई होप मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर दी होंगी दिल्ली जयपुर मुंबई एक्सप्रेस वे की। आप आराम से जाएं, आराम से आएँ और सेफली ड्राइव करें, रैश ड्राइविंग ना करें। तो चलो इस वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत ही हेल्प मिलती है। शेयर जरूर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ पता चले कि दिल्ली जयपुर का एक चीज़ नहीं है कि दिल्ली जयपुर 2 घंटे, दिल्ली जयपुर 2 घंटे। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।